अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट से पहले एक उसकी डिटेल पे वीडियो मैं बना दूंगा कि मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, मॉक टेस्ट में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैलकुलेशंस जो हैं मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस उनकी अब कर सकते हैं। मैं आपको हल्के फुल्के सी ट्रिक्स अभी शेयर कर देता हूँ। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है और इंशाल्लाह अब तो ये कैट सर पे है, वरना मैं उनके लेक्चर्स अपलोड कर देता। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स पे काम शुरू किया हुआ था और उसके अल्हम्दुलिल्लाह 14 के 14 यूनिट्स के मेरे पास लेक्चर्स तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनकी वीडियोस बनाना थोड़ा टाइम वाला है काम, तो वो अब इस सेशन को छोड़ के अगले सेशन के हिसाब से आ जाएगी। यानी कि मैं अब उस पर सुकून से लेक्चर प्रिपरेशन करके उस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। यानी बन गया है मटेरियल, लेकिन वो वीडियोज़ अभी नहीं आएंगी। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, स्पेशली जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा। जो मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में होंगे उनको मैं ग्रुप में कुछ पिक्स भी और सेंड कर दूंगा, जो कि फार्मूला शीट्स हो जाएंगी, जो मुझे इंटरनेट से मिली हुई हैं, वैसे मेरी अपनी नहीं है। मैं इंडियन एक ग्रुप में हूँ तो उसमें बनी हुई हैं, तो वो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल हैं हमारे लिए भी, तो हम कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ ही दोबारा कि मॉक टेस्ट में पहले तो करना क्या चाहिए। ठीक है, तो मॉक सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसकी बेस पे आपका एडमिशन नहीं मिलना। इसकी बेस पे आपकी सिर्फ प्रिपरेशन का एनालिसिस होना है, आप इस वक्त कितने पानी में हैं ये पता चल सकता है। लेकिन इससे भी टेंशन नहीं लेनी। अगर मार्क्स कम आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता। मार्क्स कम आने की डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसमें आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है। अगर आप बिल्कुल ई कैट के हिसाब से पैटर्न फॉलो करें, आप पेपर को 100 मिनट्स में ही करें। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ पेपर, तो आप ये ना हो कि रिलैक्स हो कि अच्छा जी सुकून से 2-3 घंटे में कर लूँगा आराम से, ऐसे नहीं। जो आपको टाइम स्लॉट मिले उसी में पूरा करना है। जब आप ऐसे टाइम स्लॉट के अंदर अंदर पूरा करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मैक्सिमम 100 मिनट में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो मैंने पेपर बनाया हुआ है उसका डिफ़िकल्टी लेवल अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखा हुआ है कि एनालिसिस अच्छे से हो सके। यानी आप मुश्किल चीज़ों को देखें, अगर पेपर में आसान चीज़ें भी आ जाती हैं तो आपको वहाँ पे टेंशन ना हो। अगर उससे ज़्यादा मुश्किल आ जाती हैं तो फिर डेफिनेटली आप हल्का फुल्का तो तैयार होंगे ही होंगे पहले से। पहले मैं आपको पेपर की खासियत बता देता हूँ। पेपर में हमेशा एग्जामिनर वो क्वेश्चन देगा जो उसे पता है कि बच्चा कर सकता है इतने टाइम के अंदर। यानी एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन उठा के नहीं दे देगा कि एक क्वेश्चन होता 5-10 मिनट में हो और वो आपको ऐसे एक टेस्ट में दे दे जहाँ पे आपके हर हर क्वेश्चन के आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट होता है ई कैट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। 1 मिनट में आपने उस क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है। अब यहाँ पे आता है टाइम मैनेजमेंट। वो मैं आपके साथ एंड डेज में शेयर करूँगा कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस पोर्शन को छोड़ के आगे चले जाना चाहिए। वो मैं आपके साथ बाद में डिटेल शेयर करूँगा। अच्छा, तो एग्जामिनर अगर आपको 2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल दे देता है ना, तो वो आगे 6 क्वेश्चन बहुत आसान ज़रूर देगा। ये लाज़मी है, ये रूल है, समझ लें, थंब रूल समझ लें इसे। क्यों ऐसा करेगा वो? क्योंकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में अटेम्प्ट कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि जो 2 मिनट में होता हो। इस वजह से कि टाइम प्रॉपर्ली आपको उतना ही मिले पेपर का कि जितना आपका है। आपने 100 मिनट को ही यूटिलाइज़ करना होगा। करना कैसे है ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर पेपर कभी भी ऐसा सेट नहीं करेगा कि वो अटैम्प्ट ना हो सकता हो पूरा। अटैम्प्ट लाजमी हो सकता है, बस डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उस वक्त प्रेशर होता है, मेंटली तौर पे आप लोग डिस्टर्ब हुए होते हैं कि आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है इस टेस्ट पे, जिसकी वजह से आपको चीज़ें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई होती है कि जी बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सारी बकवास है। बहुत आसान टेस्ट होता है। आप लोगों ने पास पेपर के अगर एमसीक्यूज़ देखे हैं तो आपको देख के यही लग रहा होगा कि यार कितना आसान पेपर आता है और हम पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। कोई फंक सीरीज़ कर रहा होता है, कोई स्टेप के एमसीक्यूज़ कर रहा है, कोई किप्स के कर रहा है। वो बहुत मुश्किल मुश्किल बना देते हैं। पेपर इतना मुश्किल नहीं आता। पेपर में छोटी छोटी ट्रिक्स लगती हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आप पिक कर लें, एक क्वेश्चन 10-15 सेकंड में आराम से होगा। अगर वो आप पिक नहीं कर सकते तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले मॉक टेस्ट है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका लक कितना साथ दे रहा है आपका, यानी आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, आपके तुक्के कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो अटैम्प्ट तो पूरा का पूरा करना है, जो भी हो, भले एंड टाइम में अगर 5 मिनट रहते हों और एमसीक्यूज 10 रहते हों और ना हो आते भी ना हो और टाइम भी ना हो, तो फिर तुक्के लगा दो, ABCD जो दिल करे लगा दो, क्योंकि मॉक टेस्ट है, इसका इम्पैक्ट कोई ख़ास पड़ना नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी गट फीलिंग आपको कहाँ लेके जा सकती है। यूज़ MCQs एलिमिनेशन टेक्निक। अब MCQs जब भी आते हैं उसमें एग्जामिनर बाज़ दफ़ा तो होता है कि चारों ऑप्शन मिलते जुलते दे देते हैं, लेकिन अक्सर केसेस में होता है कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं अगर मिसाल के तौर पे कोई अब एग्जांपल मेरे इस वक्त माइंड में वैसे नहीं आ रही। हाँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल अयोटा की वैल्यू कह देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास है समझ लें अयोटा की पावर है 100, ठीक है, अयोटा की पावर है 100। अब इसके एमसीक्यूज मैं 4 देता हूँ कि इनमें से कौन सा ये अयोटा की पावर 100 किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ कि 100 के इक्वल होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन में एक 100 आ जाता है, पॉसिबल ही नहीं है अयोटा की पावर 100। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने मेरा वो मैथ का लेक्चर 1 देखा हो तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर वो एक ऑप्शन देता है 100 के इक्वल, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 100 हो, ये तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर ही देंगे। उसके बाद आपको ये दे देता है कि 1/100 आ जाता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी आप एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद आपको दे देता है सिंपली -1 और एक ऑप्शन दे देता है +1। अब आपने दो जो ऑप्शंस हैं वो उड़ा दिए हैं। अब आपके पास देखो चांसेस होंगे 50-50, ठीक है। अब ये दो ऑप्शंस का मतलब है 50-50, इसमें से एक तो ठीक है, एक गलत है, कंफर्म गलत है और एक कंफर्म ठीक है। अब इसमें गलती की गुंजाइश कम रह गई है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इसका आंसर नहीं भी आता, तो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो करो या ए बी करो या उंगली दोनों के ऊपर फेरते रहो, जहाँ पे आए और कर दो, तो हो सकता है कि सही हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों ने KBC देखा है तो उसमें वो 50-50 लाइफ लाइन होती है, तो ये 50-50 लाइफ लाइन ही है आपकी। देखो ना, 50-50 लाइफ लाइन का फ़ायदा क्या होता है, आमतौर पे बंदा दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा होता है कि यार ये आंसर है या ये आंसर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो फिर आप ये चाहते हैं कि मैं पहले ये तो कंफर्म कर लूँ कि हाँ यही दोनों ही हैं पॉसिबिलिटी थी, तो आप वो 50-50 अप्लाई कर देते हैं ताकि वो बाकी ऑप्शन जो हैं दो फजूल वो उड़ जाएँ। जब वो उड़ जाता है तो आप सोचते हैं कि हाँ अब इन दोनों में से ही है, अब मेरा माइंड इन दोनों पे ही रहेगा। अगर इन केस हो जाए कि जी अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या मैं 50-50 लाइफ लाइन यहाँ पे लगा दूँ और ये ऑप्शन उड़ जाता है मेरा -1 और अब रह जाता है ये और ये वाला, तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे तो इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, अब ये तो है ही नहीं, तो मेरा 100% ये होगा क्योंकि ये नहीं हो सकता। ये आपको माइंड में पता है कहीं ना कहीं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक से आपके MCQs ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। अक्सर MCQs ऐसे ही आते हैं जहाँ पे एक दो ऑप्शन ऐसे ज़रूर होंगे जो जवाब पॉसिबल ही नहीं होगा, और एक दो ही ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं या पजल कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि चारों ऑप्शन वो मिलते जुलते दे देता है, जहाँ पे फिर आप लोग ज़्यादा तंग हो जाते हैं। टेक मिनिमम टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अब जैसे मैंने बताया आप लोगों ने शॉर्टेस्ट वे करना है फॉलो, अपने कैलकुलेशंस को शार्प करना है। अब हर देखें ना, हर बच्चे का माइंड अपने हिसाब से चलता है। मैं जब भी कैलकुलेशंस करता था या करता हूँ, अभी भी करता हूँ, तो मैं बहुत कम टाइम लेता हूँ। मैं माइंड में ही ना ऐसे करके मैं कर लेता हूँ। इवन यूनिवर्सिटी में हमारा एक सब्जेक्ट जब आया था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, तो सर पढ़ा रहे होते थे बोर्ड पे, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिख रहे होते थे कि इसका स्क्वायर, उसका ये, उसका स्क्वायर रूट, ये वो ऐसे कर रहे होते थे। तो मैं बैठा बैठा पीछे ना ऐसे हवा में मैं कहता था सर ये आंसर है। तो सर कहते थे कैसे आपको पता है? मैं कहा सर मैंने कर लिया। कहते कहाँ किया? कैलकुलेटर तो आपके हाथ में है नहीं। मैं कहता था कि सर मैंने ये हवा में किया है। कहते अच्छा जी देखते हैं आपका हवा में कितना ठीक होता है। तो हर दफ़ा ठीक होता था वो। अब है क्या, मैंने बचपन से ही कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था तब, तो मैंने कैलकुलेटर कभी लिया ही नहीं। इसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन शार्प होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे बगैर कैलकुलेटर के काम करना पड़ता था, तो मेरी मेहनत ज़्यादा लगती थी, दिमाग लगाना पड़ता था, मशीन नहीं थी मेरे पास। उसका मुझे फ़ायदा बाद में जाके बहुत हुआ और आज तक होता है। मैं कैलकुलेशंस के लिए अभी भी छोटी मोटी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ये कम्प्लेक्स भी थोड़ी सी आ जाती हैं, मुझे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं हवा में ही बातें करके आंसर निकाल लेता हूँ। तो आप लोगों ने भी अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को शार्प बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि 9.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 1.4932 समथिंग है उसे मल्टीप्लाई करना है इससे या उससे किससे, तो क्या आता है।
ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करनी होंगी, इसकी प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाते हैं मॉक टेस्ट के दौरान तो ये चीज़ को आप भूल जाएंगे, आप कभी प्रैक्टिस इसकी कर सकेंगे और ये फिर पेपर में बैकफायर करेगी। और पेपर में जब बैकफायर करेगी, आप एक एमसीक्यूज़ पे 5-10 मिनट लगाएंगे, आपका पेपर खाली रह जाएगा, आप अटैम्प्ट पूरा नहीं कर सकेंगे और आपके मार्क्स कम आएंगे और एडमिशन की रेस में आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे। गो विद द गट फीलिंग फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था जब एंड टाइम आ जाए, क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं तो तुक्के लगाना शुरू कर दो। और शुरू में अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है ना तो उसे छोड़ दो, स्किप कर दो। मैं आप लोगों को शायद मैंने बताया हुआ है वैसे पहले के काफ़ी वीडियोज़ में। मुझे अपने ई कैट के पेपर में जब मैंने अटैम्प्ट किया था, मुझे मैथ का पहला पोर्शन मेरा मैथ का था, मुझे पहले 10 एमसीक्यूज़ आते ही नहीं थे। मैंने पहला देखा नहीं आता, दूसरा देखा नहीं आता, तीसरा देखा नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। मैंने पहले 10 एमसीक्यूज़ को छोड़ के आगे जाके एमसीक्यूज़ नंबर 11 से अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं था कोई परेशानी। मगर ठीक है, नहीं आते तो नहीं आते, 11वां तो करके देखें, 11वां आता होगा। मैंने आगे करना शुरू किया। जब मैं सारा करके हट गया, फिर मैंने दोबारा आके क्वेश्चन 1 से देखा और फिर मैंने सोचा यार ये कितना आसान है जिससे मैं तंग हो रहा था। और मैंने जब दोबारा क्वेश्चन 1 को किया तो हो गया, 1 भी हुआ, फिर 2 भी हुआ, 3 भी हुआ। तो ये है, बाज़ दफ़ा वो सॉल्यूशन आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा अगर नहीं भी आते तो आप तुक्का लगा सकते हैं। अब मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैंने इसलिए मॉक टेस्ट में आप लोगों को कहा कि तुक्का लगा के देख लो, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके तुक्के कितने सही चलते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने वहाँ पे मेन पेपर में भी तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना। मैं तुक्के वाली एक और चीज़ है, तुक्के की स्टोरी भी आपको ना बाद में सुनाऊंगा किसी अगले सेशन में। जो हमने ई कैट वेबिनार करना है ना, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि तुक्का लगाने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा भी होता है इसका, और वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब आता है इस वीडियो के पार्ट 2 में। सबसे पहले मैंने आपके साथ एक मेथड शेयर कर दिया। वैसे ये मेरी वीडियो में आना था बाद में, लेकिन मैंने कहा चलो अभी शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के थोड़ा काम आ जाएगा। अगर आपको कभी भी कहा जाता है 3x3 मैट्रिक्स का जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपने ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले जो 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो सिंपली वैसे लिख देनी है और पहली और दूसरी वैल्यू को दोबारा लिख देना है वहाँ पे। उसके बाद आपने ये लाइंस वाला काम कर देना है। ठीक है, सिंपली इसे इससे मिला देना है, इससे इस तरह क्रॉस, और दूसरे केस में उल्टा एरोज़ लगा देना। अब इसका होता है क्या, या तो आप इस चीज़ को ज़ुबानी याद कर लें, ये जो नीचे लिखी हुई है इसका मतलब ये है, x1 का यहाँ पे मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, y2 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, और z3 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अगर आप ये ज़ुबानी फार्मूला याद कर लें तो आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है ना आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, अगर आप ये वाली लाइन याद कर लेते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो ये वाला मेथड आप लगा के भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो भी हो उसका सोल्यूशन बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। अब अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है यार, इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन टाइम इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। जब आप काम कर रहे होंगे और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टाइम कितना कम लग रहा है। यानी कि अगर आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो शायद आपका क्वेश्चन 45 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 50 या 1 मिनट में हो जाएगा। अगर आप दूसरे मेथड से शुरू कर देंगे तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। अब उसके बाद है एक ये मेथड, ये वैसे हमारा यूनिट 6 में और यूनिट 8 में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और वहाँ पे आना भी था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि कहता है कि इसका सम फाइंड करें। ठीक है, एक सीरीज़ दी हुई है उसने 1x3 + 2x5 3x7। अब आप इसका कर सकते हैं सम फाइंड, लेकिन वो लेंथी मेथड हो जाएगा, लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। अब इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, आप n की वैल्यूज़ फाइंड पुट करना शुरू कर दें। आमतौर पे सिर्फ 1, 2 और 3 के लिए करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1, 2 और 3 ले लें, इनमें से आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने बल्कि यहाँ पे किया हुआ है, मैं वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ चारों ऑप्शंस की वैल्यूज़। जब मैंने ऑप्शन ए में 1n की वैल्यू पुट की है तो मेरे पास 1 आंसर आया, जबकि मेरे पास यहाँ पे पहला 1x3 है, तो कम से कम मेरा पास पहली वैल्यू तो 3 होनी चाहिए था ना, सम उसके बाद जाके सेकंड वैल्यू पे 13 हो जाता है इन दोनों का सम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन मेरा गलत हो चुका है। अब बी ऑप्शन में मेरे पास तीनों ही ऑप्शंस आ रहे हैं जो मिलते जुलते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, n1 पुट किया तो 3 आई है वैल्यू, n2 पुट किया तो 13 और n3 किया तो 34। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 7 × 3 करूँ 21 और 5 × 2 करूँ तो 10, 21 + 10
31 और 3 उसमें और ऐड कर दूँ तो 34। तो मेरे पास ये वाली जो ऑप्शन बी है वो वैलिड है इसके लिए। अब इनकेस आप ऑप्शन बी के अलावा गलती से सी या डी पहले करना शुरू कर देते हैं, एक होता है ना कि बंदा कहता है नहीं मैं डी करके देखता हूँ शायद डी हो। इस तरह के काम में ये हो सकता है बाज़ दफ़ा आपका ऑप्शन तुक्का लगे, पहला ही सही हो जाए, और बाज़ दफ़ा हो सकता है कि टाइम आपको ज़्यादा लगाना पड़ जाए। अब यहाँ पे सी में भी यही कुछ हुआ है, पहले पे 6 आंसर आ रहा है तो मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और डी में भी 2 आया तो मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहली ही वैल्यू जो है जो कि यहाँ पे 3 है वो वेरीफाई नहीं हो रही ए, सी और डी के केस में, तो मुझे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है वैलिडेट। मैंने सिंपली बी पर टिक कर दूंगा। अगर मैं फिर भी बी को कंफर्म करना चाहूँ तो मैं बी की सेकंड और थर्ड वैल्यू भी फाइंड कर लूँगा। अगर हो जाए किसी केस में कि पहले तीनों चारों ऑप्शन में ना पहली वैल्यू सेम आ रही हो, तो फिर आप n की वैल्यू 2 पुट करके वैलिडेट करेंगे। अगर उसमें हो जाता है कि अब 2 की वैल्यू सेम आ रही है, किसी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा आ भी जाए, तो फिर आप दोबारा 3 पे करेंगे। अगर इन केस 3 पे भी आ जाता है तो फिर आपको n4 पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है, आम तौर पे पहली n की 2 वैल्यूज़ तक ही आंसर आ जाता होता है, कभी-कभी 3 तक जाना पड़ जाता है, 4 तक ज़्यादातर नहीं जाना पड़ता, लेकिन एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कभी भी किसी भी किस्म का पेपर बना सकता है। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन नज़र आए, आपने ऑप्शंस में वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देनी है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अबव क्वेश्चन। उसके बाद है टू स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वन नीड्स टू बी यूनिक, जैसे कि ऑप्शन वाला मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है 2 sin थीटा इज इक्वल टू। अब मैं इसे कुछ करना शुरू करूँ, ऑप्शंस के हिसाब से मुझे आंसर देखना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा किसी भी चीज़ के इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं क्या मुझे ऑप्शन की लिमिट में ही रह के करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं थीटा की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज करता हूँ मैंने थीटा को ले लिया है 30 डिग्री, तो 30 साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो सिंपली ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 1। अब इसमें से मैंने देखना है कि 30 डिग्री पे कौन सा ऑप्शन 1 आंसर दे रहा है। ए में मैं अगर 30 डिग्री पुट करूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू तो आ जाती है 0, जो कि गलत है, मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही। बी में मेरे पास आ जाता है 91, अब यहाँ पे 1 आ गया जो कि सही है, तो मेरा आंसर ये है। लेकिन स्टिल मैं अगर कंफ्यूज हूँ, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ फर्दर ऑप्शन को, तो 10 30 हमें पता है 3 × 30 90 होगा, तो अनडिफाइंड आ जाता है, और कॉट के केस में 0 आ जाता है, तो मेरे पास बी ऑप्शन आ गया। इस तरह से भी आप जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर इस तरह का कहीं पे भी क्वेश्चन कोई वैल्यू पूछ रहा है तो इसी तरह से करें, जल्दी काम हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनकी मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का टेबल दे दिया। ये टेबल ज़ुबानी याद कर लेंगे तो आपको कोई भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ए की वैल्यू कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, दे दे तो आपको मसला नहीं होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में। इसमें से ये सारे के सारे आपको रिलेशन ज़ुबानी याद करनी पड़ेंगी, उसकी मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। ये वैसे मेरा आना ऑब्वियसली उस लेक्चर में था, लेकिन अभी मैं आपके साथ ये टेबल अभी से ही शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल्स भी साथ सॉल्व करके दिखाई हुई हैं कि किस तरह इससे मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ वैल्यूज़, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन है वेक्टर्स वाला। अब जैसे मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने मेरे फिजिक्स के लेक्चर देखे तो आपको इस ऑप्शन के बारे में वैसा पता ही होगा। अगर इन केस नहीं देखे हुए तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट मेथड्स हैं, डायरेक्ट अप्रोचेज़ हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर ही आंसर्स मिल सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे रिलेशंस बना के दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कहता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर 4 न्यूटन एंड 10 न्यूटन देन विच वन कैन बी देयर रिजल्टेंट। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा उनका रिजल्टेंट हो सकता है। इस तरह का एमसीक्यू जो लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट पेपर देखा है 2017 का ही पेपर मैंने लास्ट देखा है, और उसमें ये आया हुआ था क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का पूछ लेना, आपने मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट फाइंड करना है। मैक्सिमम रिजल्टेंट इसका क्या हो सकता है, 10 + 4 करेंगे 14, और मिनिमम हो सकता है 6। ठीक है, तो उसमें से अब ऐसा देखें कि रेंज मेरे पास क्या बन गई है 6 to 10, यानी इसका जो भी जवाब आएगा इसी रेंज के दरमियान में होगा। अब यहाँ पे है मेरे पास ऑप्शन 1 ए है 5, तो ये नहीं हो सकता, ये रिजल्टेंट किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। सी में है 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी में है 15, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेंज से बाहर है, रेंज के अंदर होना चाहिए, तो रेंज के अंदर सिर्फ 8 न्यूटन है, तो ये मेरे पास मेरा सॉल्यूशन होगा। अब इसे करने नहीं बैठ जाना कि करना शुरू कर दो F1 + F2 F1 F2 cos थीटा, ये वो ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल सी ट्रिक लगाए आपका काम हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी की हुई है।
उसके बाद द वेलोसिटी हेड इज़ 400 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फ्लक्स, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें एक और चीज़ आ जाती है, जी की वैल्यू हमें पता है कि अक्सर जगहों पे 9.8 यूज़ करता है और कहीं कहीं पे 10 करता है। 10 हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10, जहाँ पे भी जी की वैल्यू आए ना आप लोग 10 ही यूज़ करो, बगैर फिक्र के 10 यूज़ करो, 9.8 को छोड़ दो। 10 यूज़ करोगे, आंसर जो भी आएगा नज़दीक आएगा। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ एक और चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास जब इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब ये 9 से कम है तो इसका ये मतलब है कि स्क्वायर रूट 9 का होता है 3, 2 का और 4 का होता है 2। तो मेरे पास जो भी ऑप्शन ठीक है ना वो इन दोनों के दरमियान में होगा। अब एक और चीज़ है, 8 9 के बिल्कुल करीब है, तो मेरा आंसर जो है वो 9 के तकरीबन तकरीबन करीब ही होगा। हो सकता है वो उसे डेसिमल में वहाँ पे ना दें, अगर राउंड फिगर में दे देगा तो आप 3 लगा देंगे सिंपली, क्योंकि 2.8 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 होता है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट्स का भी अंदाज़ा हो सकता है। अगर आपको 15 का स्क्वायर रूट पूछ ले वो, तो आपको ये पता होगा कि 15 का स्क्वायर रूट 4 से कम होगा और 3 से ग्रेटर होगा, और आप उस हिसाब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, वो आप इस टेक्निक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वैल्यू करीब करीब कहाँ पे आ रही होगी। उसके बाद है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ बिग नंबर्स। ये कोई नई चीज़ नहीं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा, आप लोगों ने क्लास 6 7 8 में ये पढ़ी हुई है, लेकिन आप लोग भूल गए हैं, तो मैं आपके सामने सिर्फ लिख देता हूँ तो आप देख लें। अब क्या क्या मैंने 46 को दो डिफरेंट मेथड्स में लिख लिया। मैं 40 + 6 भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने a + b का फार्मूला बना लिया, a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला बना लिया, और a - b का भी बना लिया। 50 - 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 50 - 4 भी 46 होता है और 50 + 6 भी 46 ही होता है। और इसका स्क्वायर का फार्मूला जब ओपन किया तो मेरे पास दोनों सूरतों में सेम ही आंसर है। तो आप इस तरह किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो। आप लोगों ने कोशिश अब जैसे फॉर एग्जांपल 99 का भी पूछ रहा होता आपने यहाँ पे, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 100 - 1 करके कर दें, ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप सिंपली 90 + 9 भी कर सकते हैं। अब क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ 90 प्लस करूँ, तो 90 का स्क्वायर मुझे पता है बहुत आसान है लेना। 9 का स्क्वायर 81 होता है और साथ आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे उसके हिसाब से। अगर 100 का कहूँ तो सिंपली 4 ज़ीरो आ जाएंगे 1 के आगे, तो हो जाता है। तो इनके स्क्वायर फाइंड करना ना, जो परफेक्ट नंबर्स हो गए उनके परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए जिनके, तो उनके स्क्वायर्स जिस तरह फाइंड करना आसान है, और हाँ आप इससे किसी भी रैंडम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो, जैसे कि यहाँ पे 316 का मैंने दे दिया, तो वो भी सिंपल इसी मेथड से आप कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि आप लोगों ने पढ़ी हुई है लेकिन अब आप लोग भूल चुके हैं। तो अगर आप ये याद कर लें, दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो ये ज़िंदगी में आपको कभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन कभी भी तंग नहीं करेंगे, किसी भी लेवल पे तंग नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड दे हैव सेम मोमेंटम व्हिच विल हैव ग्रेटर रेडियाई। अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, अब इसके लिए आपको मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। चलो मेरे ना देखो, किसी और के ही देख लो, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, डायरेक्ट अप्रोचेस पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों अब मैं अपनी मिसाल ही दूंगा यहाँ पे, तो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे रेडियस जो है इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर लिखा होगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका ग्रेटर रेडियाई होगा, जब मोमेंटम उसने खुद कह दिया सेम मोमेंटम, जब मोमेंटम सेम है तो दोनों के रेडियाई भी सेम ही होंगे। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आपका आंसर आपके सामने है। अब वही चीज़ें हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद हों तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो भी देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है सेम एनर्जी। अब एनर्जी सेम है, ऑन विच पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम। अब एनर्जी सेम है, अब ये पूछ रहा है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स किस पे ज़्यादा होगी। अब डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है रेडियस के साथ उसका रिलेशन है, स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर विल बी डायरेक्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब रेडियस जो है उसका रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स कम होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है, अब उसका मैस ज़्यादा है तो उसकी फोर्स कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसका मैस कम होता है। स्मॉलर मैस, स्मॉलर रेडियस, ग्रेटर डिफ्लेक्टिंग फोर्स।
अब यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अब मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और मैं डायरेक्ट अप्रोच के साथ आंसर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट अप्रोचेस ना पता हो तो आप यहाँ पे पहले फार्मूला पूरा लिखेंगे, उस हिसाब से रिलेशन बनाएंगे, फिर सोचेंगे, फिर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट चीज़ का पता है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सपोज इन अ क्वेश्चन इफ एग्जामिनर आस्क फॉर वैल्यू ऑफ साइन 35, अब साइन 35 की वैल्यू पूछ ली है। अब आप परेशान हो जाएंगे, साइन 35 क्यों, साइन 31 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, किसी भी इस तरह के 10, 31, 32, 33 कह दें। अगर वो आपसे वैल्यू पूछ लेता है, अब देखें मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है 0.5 है, मुझे साइन 45 की भी वैल्यू ज़ुबानी याद है 0.707 होती है। 1/√2 जो है वो आई थिंक 0.707 के इक्वल ही आता है, आप लोग करके देख लीजिएगा, मुझे ये ज़ुबानी आज तक की वैल्यूज़ याद हैं। तो अगर मुझसे पूछ रहा है 35 की वैल्यू, तो इसका ये मतलब है 30 पे ये मेरे पास 0.5 है और 45 पे 0.7, वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो 0.7 से तो कम होगा और 0.5 से ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन में उसने दिए भी ऐसे ही होंगे, 0.1 दिया होगा, 0.5 दिया होगा, 0.9 दिया होगा, 0.4 दिया होगा, 0.35 दिया होगा। तो उस हिसाब से आपने क्लोजेस्ट लगाना है जो इस रेंज में आ रहा हो। ऐसे नहीं होगा कि वो इस रेंज में 2 ऑप्शन दे दें। एग्जामिनर ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करता, जब उसे पता हो कि कैलकुलेटर भी नहीं अलाउ तो वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछता होता कि 2 मिलते-जुलते बिल्कुल सेम नंबर दे दें। तो आप इस अप्रोच से डायरेक्टली उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपसे वो पूछ लेता है कि log 6 की वैल्यू बताएं। अच्छा, एक उससे पहले मैं ये बता दूं कि इन तीनों की वैल्यूज़ ज़ुबानी याद रख लें, ताकि log से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएँ आपको आसानी से करने आते हो। आमतौर पे पेपर में दे भी देता है ये, और बाज़ दफ़ा आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब वो log 6 की वैल्यू पूछ रहा है तो log की प्रॉपर्टी है, मैं log 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूँ तो log 3 प्लस log 2 करना पड़ेगा। तो मुझे सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह log 30 की वैल्यू अगर पूछ लेता है वो, तो मैं उसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, जो कि 30 ही बनता है। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 है। आप इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, आपने कोशिश करना है कि 2, 3 और 5 का मल्टीपल में वो बन जाए किसी तरीके से। भले 2 2 दफ़ा आ रहा हो, 3 2 दफ़ा आ रहा हो, उसका मसला नहीं होगा। तब उस तरह जब उस नंबर को बना लेंगे तो सिंपली आप उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आप बड़ी से बड़ी log की वैल्यूज़ का आंसर निकाल सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। ठीक है, तो ये सब था, ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको मॉक टेस्ट से पहले बतानी थी और बता दी हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो ये काइंडली पूरी देख लेना। फ़ायदे क्या है इसमें, 1 मिनट का भी फ़ुज़ूल टाइम नहीं है, 1 मिनट की भी फ़ुज़ूल चीज़ नहीं है, हर चीज़ काम की है। और आप ये कोशिश करना कि वीडियो पूरी देख लो। तो एक दफ़ा देख लो, बस एक दफ़ा देख लो, आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाए तो बाकी आपका काम हो जाएगा। तो इन अप्रोचेस को जो हमारा परसों में होने जा रहा है मॉक टेस्ट, उसमें अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा उसमें आपका रिज़ल्ट क्या आता है। और दूसरा मॉक टेस्ट भी हमारा आएगा तो फिर उसमें अपने हिसाब से अप्रोचेस भी इस्तेमाल करके देखिएगा कि तब रिज़ल्ट क्या आता है, और दोनों को कंपैरिजन करें कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे मिल रही है, अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोचेस पे जाएँ या डायरेक्ट अप्रोचेस पे जाएँ, तो उस हिसाब से आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई चीज़ अच्छी भी लगी हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।